हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ आपका। और जैसे कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन 2D पे आपको 2 क्लास मिल गई होंगी, ठीक है। और इसको काफ़ी अच्छे से और बेसिक से आपको कराया जा रहा है, और जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से वो सब मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे क्या होगा, पेपर का जो लेवल जैसे बढ़ता है, क्वेश्चंस का लेवल है वो आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो पहली क्लास आपने कर ली होगी, दूसरी आपने कर ली होगी। तो हमने जो कंसेप्ट यहाँ पर लगाया था वो क्या था कि एक साथ थ्योरी ना कराने की बजाय, बल्कि जब क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है उस समय उसकी हर 2D फिगर की आपको थ्योरी बता दी जाए, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता दी जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। जहाँ तक हमने कर लिया था उसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। और देखो भाई, एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पीछे के टॉपिक कर लिया, आपने जैसे अर्थमेटिक आपने सपोज करो पूरा कर लिया, तो ऐसा मत करना कि आपने उसको रिवाइज करना ही छोड़ दिया, अब आप सिर्फ एडवांस मैथ पे फोकस कर रहे हो। तो ऐसा कभी मत करना। हमेशा जो आपको कराया जा रहा है, जो आपने किया है, जो आपने पढ़ा है पूरे दिन में, जो आपने पढ़ा है उसका अगले दिन एक बार रिवीजन आपको जरूर करना है। अगर आपने आज कोई चीज पढ़ ली और आप उसको 4 दिन तक आप उसको नहीं हाथ लगाते हो, तो भाई साहब वो बिल्कुल आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखें, ठीक है। चलिए, अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसका जो आपका आंसर आया था वो 3/2 आया था, ठीक है। तो ये था वो क्वेश्चन आपका लास्ट वाला, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आया था 3/2 आया था। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की अगर मिड पॉइंट को, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला करके अगर आपने कोई ट्रायंगल बना रखा है, तो वो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है, उससे क्या होता है कि पूरा ट्रायंगल 4 एरिया में बढ़ जाता है, और चारों का एरिया बराबर होता है। तो हो गया ना आपका। तो किसी एक का एरिया अगर होगा तो वो किसका होगा, पूरे टोटल का आपका 1/4 होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके से आपको एरिया निकालना होगा, पूरे ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसका 1/4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं भी आपको ट्रिपलेट दिख जाए, जैसे ये है आपका, ये आपका 3 है, 4 है, और ये आपका क्या है, 5 है, ये आपके ट्रिपलेट है, ठीक है। ये आपके ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट बेसिकली आप पाइथागोरस जब लगाते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का, तो उनसे निकलता है। जिनमें भी पाइथागोरस आपकी अप्लाई होती होगी, या जो पाइथागोरस को, जो भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर वो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करती हैं, तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट कहाँ बनता है, हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपको बेस पता हो और उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता हो, तो उसका एरिया हमेशा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इस पे हमने बात कर ली थी। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर रिवाइज करा दिया, क्योंकि आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 3 वर्त है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करता है। इन वर्तों द्वारा परिबद्ध द एरिया ऑफ पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इज, ये आपको बताना है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, फिर आपको पेपर में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये आपका क्या है, इस तरीके से 3 सर्कल है। इसने बोला है कि तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये एरिया जो निकलवाता है ना, वो ये वाला एरिया आपसे पूछता है, ये वाला, ये जो एरिया है ना, इस एरिया के बारे में आपसे पूछता है कि इनके द्वारा घिरा हुआ एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछता। तो यार, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कंसेप्ट देख लो क्या लगेगा कंसेप्ट आपका, फिर डायरेक्ट आप पेपर में इसको कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। इनको आपस में मिला दो, इनको आपस में मिला दो, ये मिल गए आपके, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ए बी आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। कह रहा है कि हर एक की रेडियस बराबर है, तो इसका मतलब ये 3.5 है, ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपका 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा, ये भी आपका 3.5 होगा, ये भी आपका 3.5 होगा, और ये भी आपका क्या होगा, 3.5 होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करूं और मुझे ये पता लग गया कि यहाँ से जो आपका ट्रायंगल एबीसी बनने वाला है, अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज मैंने आपको बताया है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। अगर ये बन जाता है आपका समबाहु त्रिभुज, बेसिकली जो ब्लैक कलर का जो एरिया होता है ना, वो किसके बराबर होता है? एरिया आता है आपका कि अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से, मतलब √3/4 और इंटू में इसकी साइड क्या है, इसकी साइड आपकी पूरी 7 है, ये वाली है, ठीक है। तो अगर मैं √3/4 और इंटू आपका ये 7 और उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं और इसमें से माइनस करता हूँ 3 सेक्टर का एरिया। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा, हर एक एंगल आपका क्या होगा? 60 डिग्री, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका सर्कल होता है ना, बेसिकली जो आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर और बाय आपका 2, ये आपका 180 डिग्री होता है। मतलब क्या होता है कि अगर सेंटर पे या जो टोटल एंगल बना है, अगर वो 360 डिग्री है तो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल आपका 180 डिग्री है तो वो आपका सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसका एरिया ले लूं और इसका एरिया में ले लूं और इसका एरिया में ले लूं, तो तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 60 60 60 60 180 बन रहा है आपका। तो इसका मतलब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा पाई और आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई मतलब आपका 22/7 और आर क्या है यहाँ पर आपका रेडियस 7/2, 7/2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा, ये बन गया आपका, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काटना चाहता हूँ 7 से मैं 7 को काट देता हूँ, 2 से आपको 11 पे इसको भी काट सकता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका √3 और √3 √3 √3, तो ये आपका √3 और बाय आपका 4 आ गया और इंटू आपका 49 आ गया भाई, ठीक है। माइनस में आपका 77 और बटे आपका 2 आ गया, कितना आ गया आपका? 77 बटे आपका 2 आ रहा है, 2 3 आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और 17 हो गया, 2 × 16 और 2 पंजे आपका 10 हो गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे √3 की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, 1 पॉइंट आपका 732 हो जाएगा, 1 पॉइंट आपका 73 और 2 भी कर सकते हैं, 49 हो गया और बटा आपका 4 हो गया और माइनस आपका 38 पॉइंट आपका क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब देखो इस टाइप से अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है, इसको जैसे ही मैं सोल्व करता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपका 1.967। इसको वेरीफाई कर देता हूँ, 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपका बने तो फिर हमें कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 1.73, क्योंकि डेसिमल्स में जा रहा है सारा आपका, इंटू आपका 49 कर देते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं इसको 4, तो कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ से आपका 1.732 पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हमने वो नहीं किया ना, इसका आधा नहीं किया भाई, आधा नहीं किया, वो गड़बड़ रह गई है। πr²/2 तो हमने किया ही नहीं, ये 2 रह गया अभी हमारा, ठीक है। तो इसको और भी करना पड़ेगा, ये अभी और भी सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको करूँगा, ये थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। 77 बटे में आपका 1/2 भी है, ठीक है, 77 बटे में आपका 4 आएगा, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से मैं सोल्व कर दूँ, 77 बटे में 4 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से आपका 19 पॉइंट आपका 25 आएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं यहाँ से सोल्व कर लूँ तो 1 पॉइंट आपका 73 और इंटू आपका 49 और डिवाइड, यहाँ से डिवाइड बाय क्या होगा आपका 4 होगा और यहाँ से 21.1925, तो ये आ जाएगा आपका 21.1925 और उसमें से मुझे माइनस करना है 19.25, ठीक है भाई। माइनस कर देता हूँ 19 पॉइंट आपका 25, ठीक से रुको यार, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे यार, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर लगभग में इतना ही आएगा भाई, 1 पॉइंट आपका 94। देखो मैंने इसको पूरा नहीं लिया है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, इसको 2 और लेना पड़ेगा भाई, इसको 2 और लोगे तब जाके आपके क्वेश्चन का आंसर ये वाला आएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को पूरा ले लेता हूँ, 1 पॉइंट आपका 732 लूंगा तो आपका ये पहुंच जाएगा। बट पेपर में हमें इसको ऐसे नहीं करना, पेपर में हमें इसको ऐसे नहीं करना है। पेपर में इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको क्या लगाना है वो याद रखना, ठीक है, वही है सबसे जरूरी है। कभी भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है और ये क्या बनता है आपका समबाहु त्रिभुज बनता है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये अगर आपको निकालना हो, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ठीक है। कंसेप्ट में डाटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, इजी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ वैल्यूज डेसिमल में आ रही है। और एक चीज याद रखना जो आपको बहुत परेशान करेगा, 1.97 दे रखा है, 1 पॉइंट आपका 96 दे रखा है। कैलकुलेशन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यूज हैं पॉइंट्स में बिल्कुल पास पास में है, तो इस पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट कब लगेगा, जब एबीसी क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो उस केस में जो आपका एरिया होगा हमेशा याद रखना √3 माइनस आपका क्या होगा π/2, और इंटू में आपको क्या करना है आर का स्क्वायर करना है, जो रेडियस आपको हो उसका आपको स्क्वायर करना है। हमेशा आपका ये आएगा, रेडियस कुछ भी हो सकती है, जैसे आपका 1 पॉइंट आपका 73 और आपका 2 आ गया, माइनस आपका 22 और बटे में 7 करूंगा, 7 दूनी आपका 14 आ गया, ठीक है। और इंटू में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 7/2 आ गया, और ये भी आपका क्या आ गया 7/2 आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको सोल्व करना होगा, और एग्जैक्ट देखो कैलकुलेशन यहाँ भी होगी, कैलकुलेशन आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट आपका 73 आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से इसकी अगर मैं बात करूँ 1 पॉइंट आपका 571 आपका 4 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर 1.732 को भी माइनस किया जाता तो ये तो आपका इतना आएगा भाई। इसको भी यहाँ से आप सोल्व कर लेना, और 49 आप क्या कर देना 4 कर देना, यहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है तो डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला बनता कैसे है, जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, और तीनों सेक्टर के एंगल मिलके 180 डिग्री बन रहे हैं, और 360 डिग्री पूरा सर्कल πr² होता है, तो 180 डिग्री आपका सेमी सर्कल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से आपको सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका वो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 4 वृत्त है और जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई बहुत सिंपल है, ये भी कुछ उसी तरीके से है। ये आपके 4 सर्कल हैं, एक दूसरे को इस तरीके से टच करेंगे, ऐसे कर रहे हैं, तो यही वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो वही वाला आपका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको मिलाओ, आपके ऐसे बनेंगे, और ये हाथ से बनाने में थोड़ा ऐसा लग रहा है भाई, ठीक है, नहीं तो स्क्वायर बनेगा पूरा आपका, तो अंदर रखना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो पहले वही बना लेते हैं, स्क्वायर ही बना लेते हैं, स्क्वायर के अंदर इनको लेते हैं ताकि आपको समझने थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कि इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर 4 सर्कल है, एक दूसरे को टच करते हैं, वही इस तरीके से आपका के अंदर ये सारे आपके, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया, और ये आपका ऐसे हो गया। तो बेसिकली चारों सर्कल आपस में क्या है बराबर है। कह रहा है कि 4 वृत्त है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या आपकी a सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल क्या, ये मैंने इनको सेट करने के लिए बस ऐसे किया है। बेसिकली अब देखो ये इसका क्या है सेंटर है, और ये इसका क्या है सेंटर है, इसको यहाँ मिला दो, इन सबके सेंटर को आपस में मिला दो, इन सबके सेंटर को आपस में मिला दो। तो साइड कितनी आपकी a है, तो रेडियस a है, तो a होगी, ये भी आपकी a होगी, ये a हो गई, ये a है, ये a है, तो ये भी आपका a है, और ये भी आपका a। अब देखो आपको पता है कि स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है,
स्क्वायर का ईच एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर मुझे यहाँ से इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ गया, इस घिरे हुए भाग का अगर मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ गया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप इसको बाहर वाले हिस्से को हटा भी दोगे तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो भाई ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो आप इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखो भाई बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ, जैसे ए है, आपका बी है, और आपका सी है, और आपका डी है। अगर मैं स्क्वायर एबीसीडी के एरिया में से माइनस कर देता हूँ इन 4 सेक्टर का एरिया, अब देखो क्या हो गया, 4 ये बन गए आपके सेक्टर, ये बेसिकली क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1/4 आपका हो रहा है 360 डिग्री का, 90 90 90 90 360 डिग्री हो गया। अब आपको भी पता है कि 360 डिग्री जो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, एक सर्कल के बराबर होता है। तो अगर मैं ये शेडेड एरिया निकालना चाहता हूं तो याद रखना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ से शेडेड एरिया, ठीक है भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड आपके 2a है, तो 2a के स्क्वायर में से आपको क्या माइनस करना है, सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई ए का स्क्वायर, और पाई क्या है आपका 22 है, सॉरी आर का स्क्वायर, रेडियस क्या है आपका ए है, तो ये आपका ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका 4a का स्क्वायर, और माइनस आपका कितना आ गया 22 बटे आपका 7, और आपका क्या हो गया ए का स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लो, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है, 28 ए का स्क्वायर और माइनस आपका 22 ए का स्क्वायर हो गया, और बराबर में आपका क्या आ गया 6a का स्क्वायर, और अपॉन आपका कितना हो गया 7 हो गया, क्या हो गया आपका 6a का स्क्वायर और बाय आपका 7 हो गया। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट है आपका, ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना है। ए क्या होगा, वो आपकी रेडियस होगी। तो कभी भी अगर मुझसे कल को ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए और मुझसे कोई ये बोले कि आपकी रेडियस 4 दे रखी है और इस तरीके से इनको जोड़ा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रेडियस की जगह पे मतलब जो ए है ना, इस ए की जगह पे आप क्या पुट कर देना, इस ए की जगह पे आप वो रेडियस पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये रिजल्ट आपका निकल कर आ गया। कभी भी रेडियस कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे दे तो 6/7 इंटू आपका रेडियस का स्क्वायर, ए बेसिकली यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट जो आपका होगा 6/7, और जो भी आपकी रेडियस होगी ना, उस रेडियस का आपको स्क्वायर करना, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट, और पेपर में एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है, तो इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से 3 भुजाओं के लंबवत दूरियां परपेंडिकुलर √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए भाई मैंने आपको बोला था, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर खासकर कि मतलब यहाँ से अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर इस तरीके से किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर दे रखे हो, मान लो ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है पूरे समबाहु त्रिभुज के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके इन सेंटर पे हो, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मान लो ये आपका P1 है, मान लो ये आपका P2 है, और ये आपका क्या है P3, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो आपकी भुजा होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी 2 में यहाँ से आपका P1 और प्लस आपका क्या होता है P2 और प्लस आपका क्या होता है P3 और नीचे क्या होता है आपका √3 होता है। इससे क्या होगा, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा निकल कर आ जाएगी। और ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगती है कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी पॉइंट है आपका, कहीं पर भी हो सकता है ये, और अगर वहां से इसकी तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाले गए हों, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो आपकी साइड होती है आपकी इसके बराबर होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि पैरामीटर बताओ, तो साइड निकाल के 3 से गुना कर दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो साइड निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले इसकी साइड कितनी आएगी, इसकी साइड आ गई आपकी √3, 2√3, 5√3, 5 2 7 और एक आपका 8 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई इसकी 2 इंटू में
आपका 8 रूट आपका 3 और नीचे पहले से आपके पास √3 है, √3 से आपका √3 कटेगा, तो इसकी जो आपकी साइड आ गई वो कितनी आ गई आपकी 8 दूनी 16 आ गई। तो साइड कितनी आ गई आपकी 16। ये क्या है आपका 16 है, ये क्या है आपका 16 है और ये क्या है आपका 16 है। तो इसने बोला है पेरीमीटर बताओ। अब किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसका जो पेरीमीटर होता है वो साइड इंटू में 3 होता है। 16 3 आपका 48 हो जाएगा। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यही इन्होंने दिया होगा भाई, हाँ यही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। 16 3 आपका क्या हो गया 48 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपकी 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल तरीका है। बोला कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और ऑप्शन में क्या दे रखा है 3 5 4 6। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपको 13 दिख जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि आपके पास एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और आपका 13, और उसमें 13 सबसे बड़ी क्या होती है भुजा होती है। मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13 और इसमें 13 उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है क्या ये ट्रिपलेट फॉलो करके मेरा एरिया 30 आ रहा है, क्या ये ट्रिपलेट फॉलो करके मेरा पैरामीटर 30 आ रहा है। अगर ये फॉलो कर गया तो इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो 12 और 5 आपका 17 हो गया, तो इसका मतलब 17 और 13 आपका कितना आ गया 30 आ गया। तो पैरामीटर यहाँ से कन्फर्म है क्या है आपका 30 है, पैरामीटर कन्फर्म है आपका 30 है। ठीक है, अगर एरिया की मैं बात करता हूं तो किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल का 1/2 और आपका बेस और आपका ये वाला, ठीक है, 2 आपका 12 आ गया और एरिया भी कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसका जो पेरीमीटर है वो भी आपका 30 है और इसका जो एरिया है वो भी आपका 30 है। तो ये कंफर्म है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें आपका ट्रिपलेट 5 12 13 आपका फॉलो हो रहा है। 13 अगर यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होगी तो इसने बोला है कि मुझे ये बताओ सबसे छोटी भुजा की माप क्या है। तो सबसे छोटी भुजा की माप आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, चार समान अधिकतम आकार के वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल इतना है से काटा जाता है। ठीक है, बोला गया है कि एक वर्गाकार आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं भाई, थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं फिर बन के नहीं देते। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपके पास चार सर्कल है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। चार सर्कल है, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका क्या है डी है। ठीक है, हो गया। कह रहा है कि चार समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट से काटा जाता है, मतलब चारों की रेडियस आपस में बराबर है। अगर ये इनको यहाँ से काटता है ना मेरे भाई, तो एक चीज देखो, चार समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट से जिसका क्षेत्रफल आपका इतना है। तो मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ से एक चीज आपको दिख रही है क्या, ये वाली यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो भी इस स्क्वायर का साइड की लेंथ होगी वो बेसिकली इन दोनों सर्कल के लिए किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं मान लूं कि इसकी साइड आपकी ए है, अगर बाहर वाले स्क्वायर की साइड ए है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर और बराबर कितना दे रखा है आपको 784 दे रखा है। तो इसका मतलब इसकी साइड कितनी आ गई, अंडर रूट करने से 28 आ गई। तो इसका मतलब इसकी भुजा क्या है 28 है, क्योंकि भाई ये 28 का स्क्वायर है आपका। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब देखो ये वाला 28 है, पूरी ये पूरी 28 है, तो इसके हिस्से में 14 आएगी और इसके हिस्से में भी 14 आएगी। डायमीटर 14 14 हो गया, तो रेडियस कितनी हो गई आपकी 7 7 हो गई। सेम यही है आपके, दोनों भी वही है, बराबर है, वही आपका रेडियस क्या आ गई 7 7 आ गई आपकी, तो 7 7 आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। अब आपको पता है इसकी जो परिधि होगी, जो सरकमफ्रेंस होगी वो क्या होगी आपकी 2 पाई r होगी सर्कल की। तो 2 और गुना में आपका 22/7 हो गया
और रेडियस भी कितनी है आपकी 7 है, तो कितना आ गया यहाँ से आपका 44 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब इसकी जो परिधि होगी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, इन्होंने ऑप्शन नहीं दी है, बट क्वेश्चन का आंसर आपका 44 सेंटीमीटर ही आपका दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है कि इसके अंदर अगर चारों सर्कल फिट किए गए हैं तो इन दो सर्कल को जो डायमीटर होगा वही स्क्वायर की साइड के बराबर होगा, और डायमीटर का आधा रेडियस होती है, तो उसको दो हिस्सों में बांटा, तो इस तरीके से आपका निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई, आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तो ज़्यादा इसको इसके रिलेटेड बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाहर से अगर कोई इस तरीके से आपकी लेंथ गई है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी। तो मैंने बोला था कि इसकी जो आपकी रेडियस होती है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बेसिकली इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, और सेंट्रोइड जो होता है वो पूरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और जो आपकी मीडियन होती है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये वाला, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये वाली लेंथ अगर आपकी 2 है तो ये वाली लेंथ आपकी 1 होगी। ये बेसिकली आपकी एडी जो है वो मीडियन भी है और आपकी परपेंडिकुलर भी है, सेम एक ही चीज। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। अगर इसके अंदर अगर आपका क्या है, सर्कल है, तो उसमें ऊपर वाला हिस्सा आपका जो 2 होता है, इसमें नीचे वाला हिस्सा आपका 1 होता है, ये इसकी रेडियस होती है। ठीक, ये आपकी इन रेडियस होती है, और ये ऊपर वाली आपकी क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है। तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस क्या होती है, इसकी साइड और बाय में क्या होती है आपकी √3 होती है, और इसकी जो इन रेडियस होती है वो इसकी साइड और अपॉन में क्या होती है आपकी 2√3 होती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि इसकी जो रेडियस होती है वो इसकी हाइट का 2/3 होती है, और जो इसकी इन रेडियस होती है वो इसकी हाइट का 1/3 होती है। ठीक है, या फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो हाइट होती है वो किसके बराबर होती है, √3 बाय आपका 2, और इनटू में उसकी जो आपकी साइड होती है ये आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हाइट होती है आपकी √3/2 इंटू आपका साइड, ये h क्या है आपका इतना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं, अगर मैं इन दोनों से एक साथ रख के रेशियो निकालता हूं, तो याद रखना कि जो आपकी सर्कम रेडियस और जो आपकी इन रेडियस का रेशियो होता है लेंथ का, वो 2 रेशियो आपका 1 होता है। मतलब यहां से देख लो आप, ये आ गया आपका 2 और 1 का आपका रेशियो है, मतलब जितनी आपकी सर्कम रेडियस होगी इन रेडियस उसका आधा होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से। तो अब देखो, इसने बोला है कि जो उसकी सर्कम रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी आपका, जैसे आपका सर्कम रेडियस और आपका इन रेडियस हो गया, ये कह रहा है कि ये आपका क्या है 8 है, तो इसका मतलब ये इसका आधा होगा, कितना होगा आपका 4 होगा, क्योंकि इनके बीच में जो आपका रेशो होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशो होता है वो आपका 2 रेशो आपका 1 होता है। तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलती है मैं बता दूं आपको, वो भी पाइथागोरस से निकलेगी। मान लो ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो ये पाइथागोरस लगेगी, ये मीडियन हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन आपका 2 हो जाएगा, ए अपॉन आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस लगा देना, पाइथागोरस लगाने से एडी की जो वैल्यू आएगी ए का स्क्वायर और माइनस a/2, इसका क्या आएगी आपका स्क्वायर आएगी, और यहाँ से जो एडी आएगी वो कितनी आ जाएगी आपका √3/2 और इंटू आपका ए आ जाएगा। तो इसका मतलब पाइथागोरस लगा के इसकी मैं हाइट निकालूंगा, तो एडी आपका क्या होता है √3/2 इंटू आपका साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है आपका 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई 5 है, इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, देखिए भाई, मैं आपको बता चुका हूँ समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज, इस तरीके से बना लो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लो ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है डी। ठीक है,
किसी भी चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, अगर आपका, इनकी बात कर रहा हूं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चारों आपको दे रखे हो तो इन चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। अगर ये आपको बेस पता है, अगर आपको यहां से यहां तक अगर इसकी परपेंडिकुलर हाइट पता है, या फिर इस भुजा पे भी अगर आपको इसकी परपेंडिकुलर हाइट पता है, ठीक है, मान लो इसको मैं H1 बोल दूं और इसको मैं H2 बोल दूं, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा मेरे भाई इसका, मान लो इसकी साइड आपकी ए है, इसकी साइड आपकी क्या है, ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू आपका हाइट जैसे H1, और इसी का एरिया दूसरी तरफ अगर मैं बेस लेता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा आपका ए इंटू आपका H2, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू आपका हाइट, और ये किसी भी चतुर्भुज का एरिया होगा, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, किसी में भी आप लगा देना, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। चलिए, अब इसने बोला है कि इसका परिमाप 40 है, अगर इसका परिमाप 40 है तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाओं का जोड़ 40 है, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, 10 आ गया। इसका मतलब इसकी हर एक भुजा कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। इसकी हर एक भुजा क्या है आपकी, 10 है, और हाइट आपको 5 दे रखी है, तो एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट, 10 इंटू आपका क्या होगा, 5 होगा, तो कितना आ गया आपका, 50 होगा, तो 50 मीटर स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 50 मीटर स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। बस ये याद रखना भाई, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर बेस पता है और उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता है तो ये एरिया निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी वर्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा है, और यदि मैदान में भूमि का जो क्षेत्रफल है वो आपका 40,000 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की त्रिज्या क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपके पास इस तरीके से क्या है, एक ग्राउंड है और इसके अंदर आपने एक टैंक रख दिया, आपने इसके अंदर इस तरीके से एक टैंक रख दिया है, और कह रहा है कि जो ये बाकी का जो एरिया है ना, ये वाला, इस पे आप खेती कर सकते हो, और ये वाली जो भूमि का एरिया है, इसके बाहर का एरिया वो आपका कितना है, 40,000 मीटर स्क्वायर है। अगर मुझे इस सर्कल के पूरे एरिया को निकालना पड़े तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एरिया और इस वाले भाग का एरिया जोड़ना पड़ेगा, और वो जोड़ने के बाद जो एरिया होगा वो पूरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है तो उसके लिए मुझे सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपका उस एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो इसका तो एरिया कितना हो गया आपका, 40 मीटर स्क्वायर हो, 40,000, और आपका मीटर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया कितना होगा, 00 तो आपकी ये आ गई, ठीक है, और 18 इंटू आपका 18 तो नहीं, आपका 36 आ गया, 18 एकम 18 और 3 आपका 21 आ गया, तो इसका एरिया आपका इतना होगा। तो टोटल एरिया कितना हो गया आपका, 6 1 6 और आपका 00 और मीटर आपका स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया। ये वाला इतने मीटर स्क्वायर हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई की है भाई, याद रखना, ये आपका 180 है और ये आपका 120 है, रेक्टेंगल है आपका, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई करके ये एरिया आ गया, ये बाहर का 40 दे ही रखा है, दोनों को जोड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 22 बटे आपका 7 इंटू आपका आर का स्क्वायर जो है वो बेसिकली आपका 616 और आपका 00 इसके बराबर है, ठीक है। अगर इसकी बात मैं यहाँ से करता हूँ, 11 दूनी आपका 22 आ जाएगा, और 11 पंजे आपका 55 आ गया, और 11 छिका आपका 66 आपका इतना आ गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 आपका आ जाए, सॉरी ये तो स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसको कैसे काट रहे हैं, ये तो स्क्वायर है भाई इसका, ठीक है। 11 दूनी आपका 22 आ गया, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ ये किस पे चला जाएगा, आपका 28 पे चला जाएगा, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, और आर का स्क्वायर आपका कितना आ गया, यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका 400 इंटू आपका 7 और इंटू क्या हो गया आपका 7 हो गया, आर कितना आएगा, 400 का 20 बाहर आएगा, और 7 के स्क्वायर का सिर्फ आपका 7 बाहर आएगा, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी, 140 मीटर आ गई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका, 140 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर 1% आपको लगे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमेशा पूछ ला भाई, ठीक है, आपको पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है,
रिकॉर्डिंग है क्लास की, बाद में अगर आपको मिलती है तो आप जाके डाउन इसको देख सकते हो, कहीं पर आपको कमेंट करने की ऑप्शन मिले तो आप करके बता सकते हो कि सर ऐसे इसमें ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आपको भी पता है, अगर इस तरीके से ये क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर अगर बड़े से बड़ा एक सर्कल बनेगा, अंदर की बात हो रही है, एक 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है, और ये आपका क्या है डी, ठीक है। इसने बोला है कि इसका परिमाप, मतलब अगर इसकी साइड आपकी ए है तो आपको भी पता है इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है। 4a आपका मतलब आपका 120 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो भुजा है वो आपकी क्या है, 30 है, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर, ये इसकी साइड होता है 30 होगा, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी, 15 आ गई, 15 आ गई, ठीक। अब इसका एरिया क्या होगा, आपको भी पता है मेरे भाई, इसका जो एरिया होगा वो आपका पाई और क्या होगा, आपका आर का स्क्वायर होगा। आर कितनी है, 15 है, तो 22 बटे आपका 7 हो गया, और इंटू में क्या हो गया आपका 15 हो गया, और उसका क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जब तक आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं होंगी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जा रही कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझाई जाए और बताई जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के अंदर एक वर्त बनाया गया है और 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वर्त के अंदर बनाया गया है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि इस तरीके से हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल है, फिर कह रहा है कि इसके अंदर क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 2017 मेंस में भी आए थे, उसमें तो बल्कि और भी थे अंदर तक, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कराएंगे हर एक लेवल के, आप टेंशन मत लो। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको टफ क्वेश्चन करा दूंगा तो आप अगली क्लास में आओगे ही नहीं, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा उसी क्लास में जाना पसंद करोगे जहां पर बैठ के आपको चीजें समझ आ रही है। अगर मैं पहली क्लास में वो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको 2 क्लास करोगे, आप समझ में नहीं आएगा, उसके बाद क्लास आप छोड़ ही दोगे। तो इससे अच्छा अपना बेस तैयार करो, और क्वेश्चन में अगर वैल्यूज, अगर यहाँ से स्टेटमेंट थोड़ी बहुत आपकी चेंज होके भी आती है और अगर आपका बेस स्ट्रोंग है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे भाई, ठीक है। अब जैसे आपका इतना हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, और 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी भुजा आपको 4√3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाहर वाले सर्कल की रेडियस निकालनी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सर्कल के, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो रेडियस किसके बराबर होती है, मैंने बोला था इसकी जो साइड आपको दे रखी हो उसको √3 से डिवाइड कर दो, इसकी आपकी सर्कम रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको 4√3 दे रखी है और आप इसको √3 से कर दो डिवाइड, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। ये आपको पता लग गया होगा कि इसके बाहर जो सर्कल है उसकी रेडियस 4 आ गई। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूंगा तो आप खुद बताओ, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं इस तरीके से, तो ये पूरा क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। तो इस सर्कल की रेडियस अगर 4 है तो इसका डायमीटर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। बहुत सिंपल बात है। तो इसका मतलब ये साइड आपकी 8 हो गई, और ये साइड आपकी 8 हो गई, ये साइड आपकी 8 हो गई, और ये आपकी 8 हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है, √2 इंटू साइड। क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो यहाँ से जो आपका डायगोनल आएगा, डायगोनल हो जाएगा आपका यहाँ से 8√2, तो क्या होगा आपका 8√2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8√2 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इन्होंने भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया है 8√2,
यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अप्रोच क्या लगानी है, आप धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ बढ़ो। मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है, मैंने लिख लिया। उसके बाद मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का की हेल्प से मैं इस सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूँ, वो मैंने निकाली। फिर मुझे पता है कि स्क्वायर की जो साइड है वो इस सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस का डबल किया, डायमीटर आ गया। और जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड आई, स्क्वायर की साइड इंटू में √2, वो डायगोनल होता है, तो साइड से √2 को गुना किया, वो डायगोनल आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 8√2। तो इस तरीके से हम टुकड़ों में इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा कि अच्छा 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले षटभुज रेगुलर हेक्सागन। देखो भाई, दो वर्ड होते हैं यहाँ पर आपके, एक रेगुलर हेक्सागन होता है, एक सिर्फ हेक्सागन होता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ हेक्सागन लिख दिया जाता है तो बेसिकली हेक्सागन क्या होता है, कोई भी ऐसी आकृति, एक क्लोज्ड आकृति, एक बंद आकृति जो हर तरफ से बंद होती है, एक ऐसी बंद आकृति जो 6 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उसको बोला जाता है षटभुज, हेक्सागन, सिर्फ हेक्सागन। और अगर कोई क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति 6 बराबर भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उसको बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन। अगर किसी फिगर के साथ रेगुलर लगा दिया गया है तो इसका मतलब उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और उसके सभी इंटरनल एंगल भी आपस में बराबर हैं। ये भी आप याद रखना, सारे इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन, ये सब पॉलीगन होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से मिलकर जितनी भी आकृति बनती हैं वो आपकी बहुभुज कहलाती हैं। इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी भुजाएं और जिसके इंटीरियर एंगल, अंदर के कोण बराबर होते हैं, वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आपका रोम्बस हो गया, ठीक है, रोम्बस मतलब स्क्वायर हो गया जिसकी चारों भुजाएं, चारों एंगल बराबर होते हैं, इनको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दो और स्क्वायर बोल दो। इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो, रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हो। अब इसने इसको रेगुलर हेक्सागन बोल दिया, तो इसका मतलब इसकी सभी 6 भुजाएं और इसके सभी जो है अंदर के एंगल है 6 के 6 बराबर है। ठीक है, अब देखो ये बनती कैसे भाई, इस पे थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, और इसके अंदर एक खास क्वालिटी होती है, वो क्या होती है उस पर भी हम फोकस करेंगे। कुछ इस तरीके से ये बनती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी बनती है। ठीक है, अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। इसको ऐसे मिला दो यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ डार्क कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ये इसके अंदर से पास करता है। ठीक है, यहाँ से आपका पास करता है यहाँ से। ठीक है, और इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। मान लो कि ये साइड आपकी ए है, तो ये भी आपकी ए है, ये आपकी ए है, ये ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये भी आपका ए है, ये ए है, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो 6 छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर मुझे कभी भी किसी रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना पड़ गया तो मुझे क्या करना होगा, किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 6 से गुना करना होगा, आपके रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको और भी बहुत सारा मिला दूं, ठीक है, तो यहाँ से तो देखो ये 6 भागों में बढ़ता है। ठीक है, मान लो इसका एरिया आपका 2 है, तो इसका भी एरिया आपका 2 होता है, इसका भी एरिया आपका 2 हो गया, इसका भी एरिया आपका 2 हो गया, इसका भी एरिया 2 हो गया और इसका भी एरिया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 6 इक्वल पार्ट में जाएगा। अगर मैं इनको भी मिला देता हूँ, सपोज करो मैंने इसको भी मिला दिया, मैंने इनको भी मिला दिया और मैंने इनको भी मिला दिया, तो एरिया आपका इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। ये जो एरिया 2 था वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसका बिल्कुल मीडियन आएगा। तो याद रखना, अगर इस तरीके से आप मिला देते हो तो ये एरिया कितने भागों में बढ़ता है, पहले 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे थे, अब यहाँ पर बनेंगे आपके 12 त्रिभुज। 12 त्रिभुज ऐसे बनेंगे जिन सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है और मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से याद हो गया होगा कि जो भी रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 बराबर समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है।
अगर इन समबाहु त्रिभुजों में भी ऐसे अगर मैं डायरेक्ट मिला देता हूं तो ये भी आपके दो इक्वल एरिया में बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 12 त्रिभुज ऐसे बन जाते हैं जिनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। आप चाहो तो इनको ऐसे भी मिला सकते हो, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, फिर ये आपका एक त्रिभुज ही, देखो मैं कह रहा हूं कोई भी इस तरीके से, मान लो एक त्रिभुज आपने ले लिया, अगर आपने इसकी सभी मीडियन को खींच दिया, मान लो ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं इस तरीके से इसकी सभी मीडियंस को, सभी मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देता हूं तो इसका एरिया कितने भागों में बढ़ जाता है? इस समबाहु त्रिभुज का एरिया 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये चीज याद रखना भाई, इसका एरिया 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो सेम वही कह रहा हूं कि अगर इसको, इस वाले ट्रायंगल को 6 भागों में बांट दिया तो ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल थे, तो फिर आपका जो रेगुलर हेक्सागन है वो 36 बराबर एरिया के त्रिभुज में बट जाएगा। तो 6 में बटेगा, 12 में बटेगा और फिर आपका 36 में बढ़ जाएगा। याद रखना इस बात को, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैट वगैरह के पेपर में ज्यादा आते हैं, उसमें आपसे शेडेड एरिया पूछा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो वहां पर ये कंसेप्ट आपको लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिए है। वैसे आगे जब क्वेश्चन आएंगे वहां मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए भाई, अच्छा आगे क्या चलना है, इसी क्वेश्चन का एरिया निकालना है अभी तो। ठीक है, ये हटा दो भाई, कभी आप कंफ्यूज कर जाओ, बस इसको समझ लेना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है सारा सब कुछ। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो हम अपना सिर्फ वो निकाल लेते, रख लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए, उतनी फिगर हमने रख ली। ठीक है, इतनी फिगर मैं रख रहा हूँ जितने की मुझे जरूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये यहाँ से पास करते हैं, यहाँ से, इसलिए इसको ऐसे मान लो ये पास कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ गया तो इसका एरिया क्या होगा? इसकी भुजा कितनी हो गई आपकी? 2√3 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका √3/4 और इंटू आपका साइड का स्क्वायर। साइड आपकी कितनी है? आपका 2√3 है। इसका क्या कर देता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो √3 और बाय आपका 4 आ गया, इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आपका 12 आ गया, 4 3 आपका 12 हो गया। एरिया कितना आ गया? यहाँ से आपका कुछ गड़बड़ आ रही है, √3/4 इंटू आपका साइड का स्क्वायर। ठीक तो है, क्या आंसर दे दिया भाई इन्होंने? 18 उठते हो? नहीं यार, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कैसे कर दोगे? और सॉरी, 6 तो रखा ही नहीं हमने, सॉरी 6 तो हमने लिखा ही नहीं भाई। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना भाई, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके होते हैं, तो √3/4 आपका 6 आ गया, 6 3 आपका 18 आ गया, तो 18 रूट आपके 3 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ भाई एरिया किसके बराबर होता है? 6 इंटू में आपका √3/4 और इंटू आपका क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है भाई, याद रखना। ठीक है, किसी भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया बराबर होता है आपका 6 इंटू में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x और y है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात a/b है। उनके शीर्ष लंब, जो आपके शीर्ष लंब होते हैं वो एल्टीट्यूड जो होते हैं, जो इंग्लिश में एल्टीट्यूड होते हैं, हिंदी में जो शीर्ष लंब होते हैं वही आपकी ऊंचाई होती है, वही आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। वही आपका एल्टीट्यूड हो, परपेंडिकुलर हाइट हो, एक ही होती है। परपेंडिकुलर हाइट बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे जो हाइट होती है उसको परपेंडिकुलर हाइट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि त्रिभुजों के आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1 आपका 2 इंटू आपका बेस, बेस आपका x आ गया, इसका एरिया होगा आपका 1/2 और इसका आपका बेस जो कि आपका किसके बराबर है? y के बराबर है। मान लो इसकी हाइट आपकी h1 है और इसकी हाइट आपकी क्या है? h2 है, और एरिया का रेशियो आपको क्या दे रखा है? a बटा आपको b दे रखा है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको बेस पता हो, हाइट पता हो, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही मैंने किया है, 1/2 से 1/2 कट गया, h1 अपॉन h2 की वैल्यू निकालनी है, तो जो h2 के साथ है वो a से गुना हो जाएगा, ये यहाँ जाके उससे गुना होगा, आपका ay आ गया और ये आपका bx आ गया। तो इसका मतलब h1 अपॉन h2 बराबर होगा आपका ay अपॉन में आपका bx।
तो इसका मतलब इनकी हाइट का जो आपका रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका ए वाई रेशो आपका क्या होगा, बी एक्स होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ए वाई और आपका बी एक्स, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमाप। देखो भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे सर्कल दे रखा है, ऐसा नहीं है कि सर्कल में आपको पेरीमीटर ही लिखा मिलेगा, सॉरी सरकमफ्रेंस ही लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं है। परिधि भी हो सकता है, सरकमफ्रेंस होगा तो हिंदी में परिधि मिलेगा, पेरीमीटर होगा तो हिंदी में परिमाप आपको मिल जाएगा। बात एक ही होती, पेरीमीटर हो या परिमाप या फिर सरकमफ्रेंस परिधि, एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपका इतना होगा। तो ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको इस तरीके से दो सर्कल और ये इस तरीके से आपका, ठीक है। तो इसने बोला है अगर बाहर वाली माप, चलो अंदर वाली जो माप होगी पैरामीटर 2 पाई आर होगा, बाहर वाले का कितना होगा, आपका 2 पाई आर होगा। ठीक है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी आर होगी, तो ये बाहर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी आर होगी। ठीक है, और ये जो आपको चौड़ाई दे रखी है ये वाली, ये चौड़ाई ये किसके बराबर होती है, आपकी 5 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, अगर कैपिटल आर में से अगर मैं स्मॉल आर माइनस कर दूंगा तो ही तो 5 आएगा, तो ही तो इसकी चौड़ाई आएगी। तो आर माइनस आर की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। ठीक है, तो 2 पाई से आपका 2 पाई कट गया। ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से मैं 22 हूँ, ये बोल रहा है ठीक है मैं 23 हूँ। कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, इनके कैपिटल आर और स्मॉल आर में 1 का डिफरेंस आ रहा है। वो कह रहा है नहीं नहीं 1 का नहीं, आपको 5 का दे रखा है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि आंतरिक भाग का व्यास बताओ। तो आंतरिक भाग की रेडियस कितनी है, एक तरीके से 22 है, 22 इंटू आपका 5 110 हो गया। इसका मतलब रेडियस उसकी 110 है, तो डायमीटर आपका 2r होगा, तो 2 इंटू आपका 110 होगा, और ये किसके बराबर होगा, आपका 220, और आपका मीटर के बराबर होगा। क्या होगा, आपका 220 मीटर होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ आ गया होगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 36 है, उनके शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड का क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। ठीक है, समबाहु त्रिभुज सिमिलैरिटी के बारे में। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, मान लो कि ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं। देखो मैंने इसलिए एक को बड़ा लिया एक को छोटा लिया है, आप ऐसे मत समझना कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे होंगे तो भी सिमिलर होंगे। अगर एक जैसे होंगे, अगर मैं एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दूं और दूसरे वाला ट्रायंगल छुप जाए, तो याद रखना वो क्या है, आपके सर्वांग में, मतलब एक जैसे। और सिमिलैरिटी में हमेशा याद रखना कि अगर मान लो कि ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और ये आपका क्या है एफ। सर्वांग सिमिलैरिटी, समरूपता, हिंदी में समरूप बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है, जैसे ए बी का जो रेशो आपका डी के साथ है, और बी सी का जो आपका रेशो इसके साथ है, आपका ई एफ के साथ है, और यहाँ से ए सी का जो आपका रेशो वो आपका डी एफ के साथ है। तो जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ का रेशो होता है, याद रखना वही इनकी हाइट का रेशो होता है, वही इनकी मीडियन का रेशो होता है। ठीक है, वही इनके पेरीमीटर का रेशो होता है, वही इनकी इन रेडियस का रेशो होता है, वही इनकी सर्कम रेडियस का रेशो होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो। ठीक है, और अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो का अंडर रूट अगर आप लेते हो तो वो किसके बराबर होता है, वो भी इन्हीं के बराबर होता है। तो एरिया 1, जैसे इसका एरिया 1 है, इसके एरिया का अंडर रूट कर दो और इसके एरिया का अंडर रूट कर दो, एरिया 2, वो भी रेशो इसी के बराबर होता है। या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ के रेशो को, या ये बाकी के जितने भी रेशो आपको दे रखे हों, इनका स्क्वायर करने से जो आपका रेशो आता है वो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो आ जाता है। या तो इन सबका स्क्वायर कर दो या फिर उसका अकेले का अंडर रूट कर दो, बात बराबर ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। और सिमिलर होने की प्रॉपर्टी क्या है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो। दूसरी बात, अगर दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो तीन अपने आप बराबर हो जाते हैं। तीसरी बात, अगर किसी भी
ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का रेशो बराबर हो, यहां पर आपको क्या करना है, रेशो बराबर हो तो भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साइड एंगल साइड दो साइड्स की लेंथ का रेशो और बीच वाला एंगल बराबर हो तो भी आपका क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में बताऊंगा, बट यहाँ से बस मेंसुरेशन के केस में आपको सिर्फ लिखा मिलेगा कि इतना ये समरूप है, तो समरूप से आपको बस ये रिजल्ट याद रखने हैं। इनका इनका देखो, इन सबका रेशो आपस में बराबर होता है। इनका अगर मैं सबका स्क्वायर कर दूंगा तो इनके एरिया के रेशो के बराबर होगा, या फिर इनका रेशो एरिया के अंडर रूट के रेशो के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, बट बस इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली बोल क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। बेसिकली मैंने यहाँ पर बार बार रेशो क्यों लिखा है, मैंने बार बार रेशो यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जो लगती है ये कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता में भी लगती है। वहां पर तीनों साइड्स की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर तीनों साइड्स की लेंथ का रेशो बराबर होना चाहिए। वहां पर दो साइड्स की लेंथ बराबर और उनके बीच वाला एंगल बराबर हो, यहाँ पर दो भुजाओं की लेंथ का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो भी यहाँ लग जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। सिमिलैरिटी में रेशियो पे फोकस किया जाता है और वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना आपको दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बोला है कि अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना पड़ गया दो सिमिलर ट्रायंगल में, एरिया 1 आपको हो गया, एरिया आपका 2 हो गया, तो ये बेसिकली किसके बराबर होगा, जो आपका हाइट है, इनकी हाइट का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो किसके बराबर होता है, वो बेसिकली इनकी हाइट के जो रेशियो उसका स्क्वायर कर देता हूं तो एरिया का रेशियो आता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं इनके एरिया का अंडर रूट कर दूं, एरिया 1 कर दूं, और यहाँ से अगर मैं कितना कर देता हूँ, एरिया अगर आपका 2, इनका अगर मैं अंडर रूट कर देता हूँ तो यहाँ से इनकी हाइट का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से इनकी हाइट का रेशियो निकालना होगा तो हाइट का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से आपका अंडर रूट आपका 25 आ गया, अंडर रूट आपका 36 आ गया। तो H1 अपॉन आपका H2 जो होगा वो आपका 5 बटे आपका 6 होगा, तो 5:6 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा और यही इन्होंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ज्यादातर आपके ज्योमेट्री में जाकर आएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनको, यहाँ पर इतना ही यूज होता है तो इतना ही हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आशा करता हूँ जितना आपको समझाया जा रहा है भाई आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।